पूर्णिया सीट पर टकराव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वजह है कांग्रेस में ताजा शामिल हुए पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। दावा ये भी कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के बीच ये खबर बड़ी अहम हो जाती है कि पूर्णिया सीट पर यूं तो गठबंधन के तहत कोई एक ही आना चाहिए था, लेकिन पूर्णिया सीट पर आरजेडी के खाते से बीमा भारती और कांग्रेस के खाते से पप्पू यादव भी मैदान में उतरने जा रहे हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा पहला सवाल यही, कैसे लड़ेंगे सर? अपने ही विरोधी से कैसे लड़ा जाए? आप गठबंधन में, और गठबंधन की नीति होती है कि एक ही उतारा जाएगा। 7 बार चुनाव जीते हैं। 2 बार मेरे पिता लड़े थे मधेपुरा से, माँ लड़ी थी 32,000 से हार गई और हम नहीं थे उस बार। कांग्रेस की ये जमीन है सीमांचल पूर्णिया। आजाद हिंदुस्तान के बाद कभी भी 20 साल हम नहीं थे तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? आप लड़ लेते, आपको हम नहीं रोकते, आप मेरे गार्जियन हैं। आज जब कांग्रेस ने निर्णय लिया था मेरे लड़ाने का और हम प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया कैंपेन चला रहे, उसके बाद इतनी बड़ी गरीब गुरबा की माइनॉरिटीज की भीड़ आई और उस भीड़ के बाद जब 6.5 लाख परिवार से हम मुलाकात कर ली और कभी भी पूर्णिया ने जाति के आधार पर हमें नहीं देखा, बेटा के अलावे, भाई के अलावे। परिवार के दृष्टि से हम लोग का रिश्ता रहा, धर्म मजहब कहीं नहीं रही मेरे यहाँ। तो फिर ये बात जब आप 20 साल हम कहीं और लड़ रहे थे तब आप यहाँ लड़ लेते। यादव जी, बगल में अररिया में सपना जी, यादव जी इतनी बड़ी तादाद है, उसके बाद आप चुनाव नहीं जीत पा रहे। ये तो आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये जो बातें आपने कही, ये गठबंधन के तहत कांग्रेस को रखनी चाहिए थी ना, तब आपके पास ये सीट आती। क्या नहीं रखी गई थी, या आरजेडी की पर्सनल कोई प्रॉब्लम आपसे है जो उसको आपको वो सीट नहीं देनी थी? क्योंकि बीमा भारती तो इसी शर्त के साथ आई थी, पूर्णिया लड़ेंगी ही लड़ेंगी, वो मौजूदा विधायक भी है वहां की एक सीट से। नहीं, मेरी लड़ाई तो 7 महीने से न चल रही थी वो। हम तो पहले से न यहाँ सांसद हैं, पहले ही लड़ लेते ये लोग। वो क्या कह के आए, क्या नहीं कह के कौन आया, मेरा तो वो मतलब नहीं है। इसीलिए मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, ये प्रॉब्लम किससे है? ये लालू यादव की प्रॉब्लम है या गठबंधन के तहत ये सीट देनी नहीं थी? आप तो लालू यादव से जाके मुलाकात तक घर पर करके आए थे भाई, आप तो कभी जनता दल का हिस्सा रहे थे उनके साथ। देखिए, हम तो निर्दलीय 5 बार जीते ना, 2 ही बार पार्टी से ना। और लालू यादव जी से मेरा रिश्ता बिल्कुल बड़े भाई, छोटे भाई, बेटे। उस वक्त 82-83 विपक्ष के नेता से लेके सीएम की कुर्सी से लेके हमेशा संकट और हर परिस्थिति में रही। हम तो साथ रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। धोखा किसने किया फिर? आप तो साथ मिलकर आए, बातचीत करके आए भाई। फोटो आई थी हम सबके सामने, हम लोगों ने चलाई थी वो फोटो। देखिए सपना जी, एक बात समझिए, हम तो मिले और उनसे कहे कि हम पूर्णिया ही लड़ेंगे और पूर्णिया से बाहर नहीं जाएंगे। क्या कहे वो फिर? उन्होंने कहा ज्वाइन कर लीजिए और मधेपुरा लड़िए, सुपौल ले लीजिए। अच्छा। मैंने इस बात से आग्रह किया उनसे, उनका आशीर्वाद और स्नेह तो हमेशा रहा और हम उनके साथ हमेशा रहे हर परिस्थिति में। तो कांग्रेस के साथ जब मेरा इतने बड़े संघर्ष का और पार्टी का ज्वाइन हुआ, प्रियंका जी और राहुल जी, आदरणीय राहुल जी के विश्वास और प्रियंका जी का जिस तरह स्नेह मेरे प्रति, उन्होंने एक जिम्मेदार रिश्तों को दिखाया। नहीं तो आपकी कांग्रेस से बात हुई थी?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात हुई थी कि मैं दोबारा कांग्रेस में आ रहा हूं, मैं बड़े विश्वास के साथ कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा हूं। आपने बात भी कही थी अब तो कांग्रेस के साथ ही। क्या इस बात पर बात हुई थी कि लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा, आप आरजेडी से जाकर बात कर लीजिएगा? बात हुई थी, हामी भरी थी? कांग्रेस में पहली बार हम आए, हम लार्जर कॉज और दीगर प्लेटफॉर्म के साथ एक बड़े विचारधारा के साथ हम आए, और जहां विचारधारा का सामंजस्य होता है हाँ। तो एक बात आप समझिए कि वहां पर सौदा नहीं होता। वो भी मेरे जैसे व्यक्ति, सबको पता था कि पूर्णिया तो लालू यादव तो सर शुरू से मना कर रहे थे कि पूर्णिया तो नहीं देंगे वो, ये तो आपको बात क्लियर थी। भैया मुझसे ना बात हुई थी लालू यादव की, पूर्णिया तो मेरी सीट है ना, हम ना यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं। तो मना कर दिया था सर उन्होंने, पूर्णिया नहीं देंगे, वो तो मना कर ही दिया था उन्होंने। ये कांग्रेस की सीट थी, आप कभी लड़े नहीं तो मना कैसे कर देते? वो जब ये सीट कभी आरजेडी की रही नहीं, सुपौल सीट आरजेडी की रही नहीं, और हम आगरा हमने बड़े भाई छोटे भाई के नाते। सर ये जो चीज है ये तो आपको उसी दिन समझ आ गई होगी। आप तो अभी खुद ही कह रहे थे कि मधुपुरा, और वहां से तो आपका वर्चस्व भी रहा है, आप वहां से भी कई बार लड़े हैं, जीते भी हैं, तो मधेपुरा आपको पहले ही दी जा रही थी। मधेपुरा तो आप खुद ही कह रहे हैं कि मुझे एक्सेप्टेड नहीं थी। समझ रहे हैं आपकी बात में विरोधाभास दिख रहा है। भैया मैं कह रहा हूँ कुछ बिल्कुल इसमें विरोधाभास, कुछ सपना जी क्या। जब मैं पूर्णिया ही लड़ना था मुझे, मैंने ये बात कह दी, और हम यहाँ के सांसद रहे हैं, मेरी माँ लड़ी है, और हमने यहाँ पला है, बढ़ा है, हमने लड़ना सीखा है, जीना सीखा है। इस सीट पर हमेशा कांग्रेस ही चुनाव लड़ती रही है। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, तो इसमें कहाँ सा। हाँ, हम तो बोल चुके थे कि आदरणीय नेताजी हम मधेपुरा नहीं लड़ेंगे। ठीक है सर, आपने आग्रह कर लिया, उन्होंने माना नहीं, वो बात और है, लेकिन ये बोलिए ना आप। हाँ, ये बोलिए। और जब हम 20 साल यहाँ नहीं थे, 10 साल मधेपुरा में चुनाव लड़े, 10 साल और कहीं, और तो उस वक्त तो आपने कभी आरजेडी का उम्मीदवार यहाँ खड़ा नहीं किया। जब आप एक बार आप ये कह रहे हैं आरजेडी ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि आपकी बातचीत भी हो रही थी। मैं सर अब ये चाह रही हूँ, आप फाइनल नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, आप फाइनल कॉल बताएंगे सर, क्या है आपका फाइनल कॉल? लड़ रहे हैं, डेफिनेटली लड़ रहे हैं। जनता की भावनाओं को आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका जी को भावना बता दी गई। हमें अब नॉमिनेशन कर रहे हैं सर 2 अप्रैल को, मजबूत उम्मीद है कि उनका स्नेह और आशीर्वाद, जिस तरीके से मैं सीमांचल को और पूर्णिया को नंबर 1 देखना चाहता हूं कोसी पे, उसमें उनका आशीर्वाद पूर्णिया की जनता को और हमें प्राप्त होगा, और मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। सीधे सवाल, 2 अप्रैल को आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं अपना, आप फाइल कर रहे हैं कांग्रेस से? जनता ने निर्णय ले लिया है कि हमें आगे बढ़ना है। राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, प्रियंका जी के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और 2 तारीख को प्रस्तावित पूर्णिया सीट का चुनाव बड़ा देखने वाला होगा कि गठबंधन के दोनों नेता इस सीट पर उतरने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। धन्यवाद, प्रणाम। और अब बात मुख्तार अंसारी की कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत मिस्ट्री में नया ट्विस्ट आ गया है। मुख्तार को जहर देने के दावों का सच सामने आ गया है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें मौत की वजह को हार्ट अटैक बताया गया है। यानी जो दावा मुख्तार अंसारी का परिवार कर रहा था, उसे जेल में जहर दिया गया, उस दावे का सच सामने आ गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि मौत जो है वो हार्ट अटैक से ही हुई है। इस मेडिकल टर्म का मतलब है मुख्तार का अचानक से ब्लड प्रेशर गिरा, और ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से दिल का दौरा पड़ा। यानी दिल का दौरा पड़ने के बाद मुख्तार के हृदय की गति रुक गई, और फिर ब्लड का प्रेशर अचानक से गिर गया। ये साइंस का एक टर्म जिसे हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है। 5 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है। मुख्तार अंसारी का परिवार यह आरोप लगाता रहा कि ये स्लो पॉइजन दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस दावे को सिरे से नकार दे रही है।
गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ गया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, मगर उसका परिवार उसकी मौत को हत्या करार देने पर तुला है। वो दावा कर रहा है कि मुख्तार मरा नहीं है, बल्कि उसे जेल में जहर देकर मरवाया गया। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया को मुख्तार अंसारी की एक ऐसी एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट मिली है जो साफ बताती है मुख्तार अंसारी कोई तंदुरुस्त आदमी नहीं था, वो बेहद बीमार था। कई साल से उसे बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द, ये वो दिक्कतें हैं जो माफिया डॉन मुख्तार पर मौत बनकर मंडरा रही थी। एक नहीं, कई खतरनाक बीमारियां मुख्तार की जान की दुश्मन बनी बैठी। न्यूज़ 18 इंडिया के पास मौजूद ये वो एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुख्तार अंसारी को कोई एक आध नहीं बल्कि कई बीमारियां थी। ये मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है कि मुख्तार को शुगर और हाई बीपी तो था ही, उसका दिल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। यह मुख्तार अंसारी की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट है। तब मुख्तार को यूपी के बांदा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच हुई तो पता चला कि मुख्तार को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर तो है ही, उसकी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज तक पाई गई है। मुख्तार के सीने में दर्द था, यानी उसके दिल को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस वजह से मुख्तार को ऐसी दवाएं दी गई थी जिससे उसे दिल का दौरा ना पड़े। न्यूज़ 18 इंडिया के पास मौजूद मुख्तार की अगली रिपोर्ट मार्च 2019 की है, जब मुख्तार को चंडीगढ़ के नेहरू अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। नेहरू अस्पताल ने भी अपनी रिपोर्ट में मुख्तार को हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीपी की बीमारी लिखी थी। ये तो अस्पतालों की लिखी मेडिकल रिपोर्ट है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास वो चिट्ठी भी है जो 2019 में मुख्तार अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल से खुद राष्ट्रपति को लिखी थी। ये चिट्ठी मुख्तार अंसारी का कबूलनामा है, जिसमें उसने खुद कहा कि उसे जेल में 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है और उसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हैं। यानी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जानता था कि वो बहुत बीमार है। उसने खुद माना था कि उसे कई बीमारियां हैं। बल्कि इससे 1 साल पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने भी राष्ट्रपति को अर्जी दी थी, जिसमें उसने कबूला था कि उसके पति को हाई बीपी, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी की कई गंभीर बीमारियां हैं और उसे जेल में हार्ट अटैक भी आ चुका है। 4 साल पहले फरवरी 2020 में जब पंजाब के रूपनगर में मुख्तार का इलाज करवाया गया था, तो वहां भी डॉक्टरों ने कहा था कि उसे डायबिटीज है। मुख्तार अंसारी की एक नहीं, कम से कम 10 मेडिकल रिपोर्ट यही दावा करती है। 2021 से 2024 के बीच बांदा जेल में सजा काटने के दौरान 3 साल में मुख्तार अंसारी ने 84 बार डॉक्टर्स को दिखाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई और न्यूज़ 18 इंडिया के पास मौजूद इन मेडिकल रिपोर्ट से भी मुख्तार के घर वालों के दावे कटघरे में खड़े हो गए। लेकिन सियासी दल मुख्तार के परिवार के सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल वाले, ये होता है। और जो भी हुआ होगा वो सच सबके सामने आया है। मुख्तार का परिवार जो भी कह रहा हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यूज़ 18 इंडिया को मिली मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट उसके परिवार के दावों को नकार रही है। मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर में दफना दिया गया, लेकिन अपने पति को आखिरी बार देखने के लिए उसकी पत्नी अफसा अंसारी नहीं पहुंची। अफसा अंसारी करीब 1 साल से फरार है। उन पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित है। कासगंज जेल में बंद मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भी अपने पिता के अंतिम सफर में शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि उसे पैरोल नहीं मिली। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्नी फरार है और देखिए आज जब आखिरी बार दर्शन सब करने के लिए आते हैं तब भी वो नहीं आई। और दूसरी तस्वीर, मिट्टी में दफन हो चुका है मुख्तार, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से उसके गांव में, पैतृक गांव में काफी भीड़ देखने को मिली। और तीसरी तस्वीर, जो बेटा उसका जेल में बंद है उसे पैरोल नहीं मिली, इसलिए वो भी नहीं आ पाया। पुलिस की तगड़ी तैनाती और अंसारी परिवार की अपील के बावजूद मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और एक पल के लिए कब्रिस्तान के बाहर भगदड़ जैसे हालात बन गए। इसलिए पुलिस ने उत्पात मचाने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। सुरक्षा के सख्त इंतजाम के बीच मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया। पुलिस से लेकर पीएसी और पैरा मिलिट्री फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात की गई। ड्रोन के जरिए पूरे जनाजे की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि कोई मौके का फायदा उठाकर माहौल ना बिगाड़ सके। मगर लोग नहीं माने। पुलिस ने कब्रिस्तान में अनजान लोगों की एंट्री पर रोक लगाई थी। एंट्री के लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया था। फिर भी मुख्तार अंसारी के जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कब्रिस्तान का गेट खुलते ही लोगों में अंदर घुसने के लिए मारामारी मच गई और पुलिस के लिए गेट बंद करना मुश्किल हो गया। लोग पुलिस वालों को धक्का देकर कब्रिस्तान के भीतर दौड़ पड़े और जिन्हें कब्रिस्तान में एंट्री नहीं मिली वो पुलिस से बहस करते दिखे। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अपना डर दिखाकर पुलिस ने लोगों को तितर बितर किया, जबकि मुख्तार के भतीजे ने पहले ही लोगों से बेकाबू ना होने की अपील की थी। खबर करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो कोई किसी से बदतमीजी या जिद नहीं करेगा। मेरी गुजारिश है आप लोगों से। ऐसा जनसैलाब मुख्तार अंसारी को देखने पहुंच गया कि उनके भाई अफजाल अंसारी को कब्रिस्तान के बाहर लोगों से हंगामा ना करने को कहना पड़ा। फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। मगर लोगों पर अपील का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने भी हुड़दंग मचाने वालों को सबक सिखाने की ठान ली। शांति व्यवस्था बनाकर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के जनाजे में उत्पात मचाने वालों पर एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। आज जब मुख्तार अंसारी के शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लाया गया तो मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर के डीएम और एसपी के बीच बहस हो गई। इस बहसबाजी का वीडियो सामने आया, जिसमें मुख्तार के भाई अफजाल डीएम और एसपी के साथ बहस करते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर मुख्तार के परिवार से कहा गया था कि आप भीड़ जमा नहीं कर सकते, धारा 144 लागू है। इस पर अफजाल अंसारी ने कहा कि आप मिट्टी डालने से किसी को नहीं रोक सकते। इस वीडियो में भीड़ के बीच अफजाल अंसारी और गाजीपुर के डीएम और एसपी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो डीएम है आरकिया अखौरी, वो वहां पर मौजूद हैं मास्क लगाकर, और वो अफजाल अंसारी जो मुख्तार के भाई हैं उनसे कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है, अलाउड नहीं है इतने लोगों को खड़ा। धारा 144 में 4 लोग भी एक साथ नहीं खड़े हो सकते। आपने इतने लोगों को बुला लिया और उसी पर अफजाल अंसारी बहस कर रहा है। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा।
इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। एक था मुख्तार, जिसे विरासत में मिली अच्छी परवरिश, पुरखों के अच्छे काम, लेकिन यही मुख्तार बन बैठा यूपी का सबसे बड़ा डॉन। ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ? बेहद दिलचस्प और खौफनाक हकीकत है। मुख्तार अंसारी ने बड़े खूनी और खूंखार कारनामे के से माफियागिरी का आगाज किया था। मंडी परिषद के चुनाव में हत्याकांड के बाद उसका नाम उछला था। पुलिस की फाइल में एक बार नाम दर्ज होने के बाद मुख्तार ने किसी की परवाह नहीं की, खुद का गैंग बनाया, सबसे खतरनाक शूटर जुटाए। मुख्तार के गैंग IS नंबर 191 ने पूरे पूर्वांचल में खूनी कोहराम मचाया। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इतने बड़े पूर्वजों का जो ये परिवार था, वहां एक माफिया मुख्तार अंसारी कैसे डॉन बन गया। ये पाप की वो गठरी है जिसे तमाम उम्र सिर पर ढोता रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। इसमें नाम दर्ज है, उसके कारनामे दर्ज हैं, उसकी गैंग की डिटेल दर्ज है, उसके कुनबे के कुख्यात कांड दर्ज हैं। संगीन गुनाह की कोई ऐसी धारा नहीं जिसका जिक्र मुख्तार की क्राइम फाइल में दर्ज ना हो। मुख्तार सलाखों के पीछे रहा हो, व्हील चेयर पर रहा हो, एम्बुलेंस में रहा हो या फिर पुलिस वैन में, हर वक्त इसी क्राइम फाइल के खौफ में जीता रहा। मुख्तार की संगीन से संगीन वारदातों से ठसाठस भरा ये पुलिंदा उसकी असल शिनाख्त है। एक ऐसे माफिया की जिसने पूरे पूर्वांचल को थर्रा रखा था, जिसने पूरे सिस्टम को दहला रखा था। मुख्तार ने खानदानी विरासत में मिले नाम को इस कदर बदनाम किया कि पूरा यूपी इस डॉन से खौफ खाता था, क्योंकि मुख्तार ने जरायम की दुनिया में आगाज खौफनाक अंदाज से किया था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में साल 1980 के दशक में कदम रखा। सबसे पहले मुख्तार अंसारी का नाम मखनू सिंह गिरोह के साथ जुड़ा। उसके बाद जौनपुर, मऊ, वाराणसी और गाजीपुर जिलों में मुख्तार अंसारी का नाम संगठित अपराधों में सामने आया। मुख्तार अंसारी की अदावत माफिया ब्रजेश सिंह से हुई, जिसके बाद खूनी खेल शुरू हो गया। साल 1988 में मुख्तार ने ठेकेदारी में धौंस जमानी शुरू की। इसके बाद मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय की हत्या करवा दी। ये पहला बड़ा केस था जिसमें मुख्तार का नाम पुलिस फाइल में दर्ज हुआ। इसी दौरान अपने कट्टर दुश्मन त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में करवा दी। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। 1991 में मुख्तार और ब्रजेश के बीच संबंधों में निर्णायक मोड़ आया। बनारस की पिंडरा सीट से विधायक रह चुके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 लोकसभा चुनाव हार चुके अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। अवधेश ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाते थे और उनकी हत्या में नाम आया मुख्तार गैंग का। फिर अदावत का एक दौर चल पड़ा। ब्रजेश सिंह और मुख्तार की गैंग वॉर का दायरा मुंबई तक फैला, लेकिन मुख्तार ने खुद का मेकओवर भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे राजनीति में धाक जो जमानी थी। माफिया मीडिया में अपनी छवि चमकाने के लिए गोल्डन चश्मे में इंटरव्यू देने लगा था। इंटरव्यू के दौरान पिस्टल नचाने का उसका स्टाइल भी जमकर सुर्खियां बटोरने लगा था। इसी बीच 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी का नाम अपराध की दुनिया में पूरे देश पर छा गया। लेकिन माफिया डॉन की गैंग नंबर IS 191 का सबसे बड़ा खूनी कांड तब सामने आया जब वो सियासत में धाक जमाने लगा था।
मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। हथियार के बल पर डर और आतंक फैलाने का शौकीन मुख्तार का काफिला जब निकलता था तो अब उसके गुर्गे हथियार लहराते हुए दिखाई देते थे। किसी की क्या हिम्मत कि मुख्तार अंसारी के काफिले को रोकने की हिम्मत कर दे। जब भी मुख्तार अंसारी किसी से हफ्ता या फिर कोई वसूली की मांग करते थे तो कोई सपने में भी उसे इनकार करने की सोच नहीं सकता था। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ये हत्याकांड था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का, जिसमें उनके साथ 6 लोगों की मौत हो गई थी। उस रोज 500 राउंड गोलियां चली थी। AK-47 से बारूद बरसा था। इलाके में मुख्तार गैंग का खौफ पसरा था। कृष्णानंद राय हत्याकांड ने मुख्तार को देश के सबसे कुख्यात माफिया डॉन की फेहरिस्त में टॉप पर पहुंचा दिया। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। मुख्तार अंसारी ने बेखौफ होकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया। शराब से लेकर रेलवे के ठेके तक सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए अपहरण और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले उसने किसी की कोई परवाह नहीं की। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 66 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि लगभग 35 मुकदमे में मुख्तार अंसारी बरी भी हो चुका था, जबकि 21 मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन चल रहे थे। वहीं 8 मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। मुख्तार की ही तरह अंसारी खानदान की क्राइम फाइल भी लंबी है। पूरे कुनबे पर मुकदमे का बोझ है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। यार जोई, फिर में शॉर्ट सर्किट हो गया। शांता शांता शांता, नो चांस। घर में फिनोलेक्स के वायर्स ही नहीं, MCBs भी लगे हुए हैं, तो ये वो एंट्री स्मोकिंगली हॉट होगी, तभी तो वायरस बनेगी। नो स्ट्रेस, फिनोलेक्स। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उनके पैतृक निवास पर पहुंच चुका है। कल शाम करीब 5 बजे बांदा से शव लेकर निकला काफिला देर रात करीब 1:15 पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा। आज सुबह करीब 10 बजे मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद उन्हें कालीबाग कब्रिस्तान में उनके माता पिता की कब्र के पास में ही दफन कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव के घर पहुंचने से पहले पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। पैतृक गाँव देर रात मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा। आज सुबह जनाजे की नमाज पहले होगी 10 बजे के करीब। उसके बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उसके माता पिता की बगल वाली कब्र में ही उसको दफन किया जाएगा। लोगों का जमावड़ा है, पुलिस की भी पैनी नजर है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कल बांदा से सड़क मार्ग के जरिए उसका शव गाजीपुर पहुंचा, जहां पर उसका पैतृक गांव है। पैतृक घर में इस वक्त शव है मुख्तार अंसारी का, और उसके रिश्तेदार जो आसपास के लोग हैं, मुख्तार अंसारी को जानने वाले हैं, वो भी उसके पैतृक घर पर पहुंच चुके हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती है। पैतृक गांव देर रात शव पहुंचा। घर के बाहर लोगों की भीड़ है और सुबह के वक्त भी हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है। जो लोग मुख्तार अंसारी को करीब से जानते हैं, बांदा जेल में वो बंद था, और जो पोस्टमार्टम हुआ कल, उसके बाद रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि हृदय गति रुकी, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। उसके बिस्तरा को सुरक्षित रखा गया है और आगे की जांच इसमें होगी। आनंद तिवारी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, जो पैतृक घर है उसके बाहर मौजूद है आनंद तिवारी। आनंद, आप
सुबह से मौजूद है, कल भी आपने दिन भर रिपोर्टिंग की। आप ये बताइए कि अपडेट क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि जो मुख्तार के दोनों बेटे हैं, क्या उनको इजाजत मिली है, वो आखिरी वक्त में शामिल होंगे, इसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, जो एक बेटे हैं उन्हें कल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात उन्होंने कही है, लेकिन जो अभी उनके भतीजे हैं मन्नू अंसारी, वो यहाँ पर पहुंचे थे कुछ देर पहले। जो हम देख रहे हैं बैरिकेड्स के उस तरफ जहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है, और आगे जो उनका फाटक है, जो उनका घर है मुख्तार अंसारी का पैतृक, वहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। और जो मन्नू अंसारी वो यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो मुख्तार अंसारी के शव को देखना चाहते हैं। जो उनका जनाजा निकलेगा उससे पहले, तो उन्होंने कहा है कि ये मौका मिलेगा। अभी अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है और परिवार के लोग हैं, तो करीबन 1 घंटे के बाद जो स्थानीय लोग हैं जो अंदर जाना चाहते हैं यहाँ पर, उनका शव जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि करीबन 1 घंटे के बाद ये आम लोगों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो गाजीपुर पुलिस है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब ना, उसके लिए यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय लोग भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जसप्रीत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दुकानें हैं वो भी लोगों ने बंद कर रखी हैं। आज भी यहाँ पर सब्जी मंडी है वो पूरी बंद हो रखी है, और करीबन कोशिश की जा रही कि जो कुछ रस्में होती हैं सुपुर्दे खाक के पहले की, वो जब पूरी कर ली जाएंगी उसके बाद यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान है, जो उनका पुश्तैनी कब्रिस्तान है, वहाँ पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं गाजीपुर पुलिस के एक बड़े अधिकारी जो हैं वो अभी यहाँ पर मौका मुआयना करके यहाँ पर आए हैं, और अपनी जो टीम है उसको भी यहाँ पर लगातार गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरह से जब यहाँ पर उनका जनाजा निकला जाएगा तो जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम दल बल जो है पुलिस का वो यहाँ पर है, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो जिले की डीएम है वो यहाँ, ये देखिए यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 9 बजे दर्शन शुरू होगा। जसप्रीत, देखिए यहाँ पर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है और सबको मौका भी दिया जाएगा। ये तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे सीधे। बिल्कुल, तो आनंद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मुख्तार अंसारी के घर के बाहर, जहां पर उसका शव रखा हुआ है, और 8 बजे से दर्शन शुरू होंगे। परिवार के लोग जो भी हैं, जिनकी लिस्ट हमारे पास है, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो रहेंगे, और उनके जान पहचान के लोग जो भी हैं, जो मिट्टी डालने की रस्म करना चाहते हैं, वो भी आएंगे। तैयारी पूरी हो। तो आनंद, हम अधिकारी को सुन रहे थे, जब मिट्टी डालने की रस्म होगी तो सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग शामिल रहेंगे, और कितनी टीमें इस वक्त पुलिस की वहां पर मौजूद है, क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? हम देख रहे हैं अनाउंसमेंट तो लगातार हो रही है, और क्या अपडेट है? देखिए, सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, और यही कुछ इस तरह की जो पुलिस फोर्स है वो कब्रिस्तान के बाहर भी मौजूद है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर थोड़ा भीड़ ना लगाएं, और अंदर से जो मन्नू अंसारी हैं, उनके भतीजे हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है कि करीबन 9 बजे के आसपास जो मुख्तार अंसारी का शव है उनके दर्शन करने के लिए जो स्थानीय लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, उन्हें मौका दिया जाएगा। और पुलिस भी यहाँ पर लगातार अपील कर रही है कि जो शांति व्यवस्था है वो लोग यहाँ पे बनाए रखें। और देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भीड़ से अलग हटके देखिए, ये जो रास्ता है, ये रास्ते से अगर आप आगे से राइट टर्न लेंगे तो उसके बाद करीबन 500 मीटर पर ही वो कब्रिस्तान है अंसारी परिवार का, जहाँ पर कि उनके दादा परदादा, उनके पिताजी, उनकी माँ, उन तमाम लोगों की वहाँ पर जो है कब्र वहाँ पर है। और हमने देखा कल से वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई दी कि किस तरह से वहाँ पर करीबन 7.5 फीट की कब्र जो है वो खोदी गई थी, और स्थानीय लोग जो है उन्होंने यहाँ पे दुकानें जसप्रीत सारी बंद कर रखी। कल भी ये सारी दुकानें बंद थी, तो कोशिश की जा रही कि 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक जो है उनका जो शव है और जो उनका जनाजा है वो उस कब्रिस्तान तक ले जाया जाए, कालीबाग जिसका नाम है कब्रिस्तान का, और उसके बाद जो है सुपुर्दे खाक की कार्रवाई जो है वो की जाए। बिल्कुल आनंद, आप रहिए हमारे साथ। तो आज ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, और उस बीच घर वाले मुख्तार अंसारी के क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। सब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो वो कोई किसी से बदतमीजी या जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, सब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो वो कोई किसी से बदतमीजी या जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। आनंद, हम परिवार वालों को भी सुन रहे थे, जो रिश्तेदार हैं मुख्तार अंसारी के, वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मर्यादा बनाए रखें, किसी भी तरह से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी, ये अपील भी है, और ये देखने को भी मिल रहा है ग्राउंड पर। देखिए जसप्रीत, बिल्कुल कल भी घर के बाहर इसी तरह का नज़ारा था। जो
दुकानदार थे, उन्होंने कहा था कि हमारे नेता हैं, रॉबिन हुड हैं। अलग अलग प्रतिक्रिया जो है मुख्तार अंसारी को लेकर आई थी। वहीं राजनीतिक बयान भी जो है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो आ रहे हैं, चाहे सपा की बात की जाए या दूसरी पार्टियों के, उन्होंने मौत पर सवाल खड़े किए हैं कि एक हत्या है, सुनियोजित साजिश है। लेकिन सरकार भी इस पर न्यायिक जांच करा रही। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। पोस्टमार्टम कल ही पूरा हो गया है। जो बिसरा है मुख्तार अंसारी का, उसे सुरक्षित रख लिया गया है। तो अब देखना होगा कि जो न्यायिक जांच है उसमें किस तरह की चीजें सामने आती हैं। जो परिवार वो लगातार ये मांग कर रहा था कि एम्स के डॉक्टर जो है वो उनका पोस्टमार्टम करें, लेकिन प्रशासन की अपनी दलीलें थी कि परिवार के सामने ही जो है वो पंचनामा किया गया है, उन्हें तमाम चीजों की जानकारी दी गई है। और जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी जो है हाईकोर्ट का रुख किया था कि उन्हें जो है अंतरिम राहत मिले ताकि वो अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सके सुपुर्द खाक की कार्रवाई में, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की गई है। लेकिन आज जो है वो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो सुपुर्द खाक की कार्रवाई है वो पूरी तरह से शांति व्यवस्था के बीच जो है हो जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो लगातार जो है मुख्तार अंसारी के घर के बाहर मौजूद हैं। सुबह से ही जो जिले के कप्तान हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार जो है यहाँ पर मोहम्मदाबाद में डेरा जमाए हुए हैं। ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उनके पैतृक निवास पर पहुंच चुका है। कल शाम करीब 5 बजे बांदा से शव लेकर निकला काफिला देर रात करीब 1:15 पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा। आज सुबह करीब 10 बजे मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद उन्हें कालीबाग कब्रिस्तान में उनके माता पिता की कब्र के पास में ही दफन कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव के घर पहुंचने से पहले पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी शरद पवार गुट ने 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बारामती से सुप्रिया सुले चुनाव लड़ेंगी, वर्धा से अमर काले को उम्मीदवार बनाया गया है। एनसीपी ने 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें नाम आपको बता दें, वर्धा से उमर काले, दिंडोरी से भास्कर राव भगरे, बारामती से सुप्रिया सुले, खेरोड से अमोल कोल्हे चुनाव लड़ेंगे और अहमदनगर से नीलेश लंके चुनाव लड़ेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हाजीपुर सीट से चिराग पासवान की पार्टी के 5 उम्मीदवार जो है घोषित किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाजीपुर सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। देखिए वो सीट जिसको लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा थी, पशुपति पारस ने साफ तौर पर कह दिया था कि देखिए ये उनकी विरासत है और इसीलिए ये चाहते हैं वो कि रामविलास पासवान के भाई होने के नाते कि वही इस सीट से चुनाव लड़े। लेकिन बावजूद इसके गठबंधन में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से 5 सीटें जो हैं वो एलजेपी रामविलास पासवान को दी, और जिसके बाद अब इस बात की घोषणा की जा रही है कि चिराग पासवान ही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जरूर एनडीए से पशुपति पारस अलग हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो निर्दलीय सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बार बार चिराग पासवान जो है इस बात को हमेशा कहते हुए आए हैं कि ये उनके पिता की विरासत है और उनके पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ये चाहते हैं कि वही इस सीट से चुनाव लड़े। और इसीलिए आप याद कीजिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान हमेशा से जो है एक बड़े भाई के तौर पर आगे बढ़ते हुए वो कहते रखे हैं। इतना ही नहीं, हनुमान बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान ने। और इन सब के बीच में आपको ये बता रहे हैं कि देखिए खगड़िया से राजेश वर्मा जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन हाजीपुर सीट जिस पर सबकी निगाहें थी वहां से चिराग पासवान। ये आदिशक्ति की तलाश है। खोज बड़ी थी तो खतरे उससे भी बड़े थे। हमने तूफान से जोर आजमाया। ये बर्फ का तूफान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। बर्फीले बहेलियों का शिकार होते होते बचे। ये अभी एवलांच आने का यहाँ खतरा होता है ये सीजन में। ज्यादा आजमाया तो उग्र देवी ने पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन हम ना समझ और जोश में आ गए और फिर वो खतरा मोल ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। यार जोई फिर में शॉर्ट सर्किट हो गया। शांता शांता शांता, नो चांस। घर में फिनोलेक्स के वायर्स ही नहीं, MCBs भी लगे हुए हैं, तो ये एंट्री स्मोकिंगली हॉट होगी, तभी तो रील वायरस बनेगी। नो स्ट्रेस, फिनोलेक्स। मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उनके पैतृक निवास पर पहुंच चुका है। कल शाम करीब 5 बजे बांदा से शव लेकर निकला काफिला देर रात करीब 1:15 पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा। आज सुबह करीब 10 बजे मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद उन्हें कालीबाग कब्रिस्तान में उनके माता पिता की कब्र के पास में ही दफन कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के शव के घर पहुंचने से पहले पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। पैतृक गाँव देर रात मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा। आज सुबह जनाजे की नमाज पहले होगी 10 बजे के करीब, उसके बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उसके माता पिता की बगल वाली कब्र में ही उसको दफन किया जाएगा। लोगों का जमावड़ा है, पुलिस की भी पैनी नजर है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। कल बांदा से सड़क मार्ग के जरिए उसका शव गाजीपुर पहुंचा, जहां पर उसका पैतृक गांव है। पैतृक घर में इस वक्त शव है मुख्तार अंसारी का, और उसके रिश्तेदार जो आसपास के लोग हैं, मुख्तार अंसारी को जानने वाले हैं, वो भी उसके पैतृक घर पर पहुंच चुके हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती है। पैतृक गांव देर रात शव पहुंचा, घर के बाहर लोगों की भीड़ है और सुबह के वक्त भी हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है। जो लोग मुख्तार अंसारी को करीब से जानते हैं, बांदा जेल में वो बंद था और जो पोस्टमार्टम हुआ कल, उसके बाद रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि हृदय गति रुकी, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। उसके बिस्तरा को सुरक्षित रखा गया है और आगे की जांच इसमें होगी। आनंद तिवारी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, जो पैतृक घर है उसके बाहर मौजूद है आनंद तिवारी। आनंद, आप सुबह से मौजूद है, कल भी आपने दिन भर रिपोर्टिंग की, आप ये बताइए कि अपडेट क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि जो मुख्तार के दोनों बेटे हैं, क्या उनको इजाजत मिली है, वो आखिरी वक्त में शामिल होंगे, इसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, जो एक बेटे हैं उन्हें कल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात उन्होंने कही है, लेकिन जो अभी उनके भतीजे हैं मन्नू अंसारी, वो यहाँ पर पहुंचे थे कुछ देर पहले। जो हम देख रहे हैं बैरिकेड्स के उस तरफ जहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है, और आगे जो उनका फाटक है, जो उनका घर है मुख्तार अंसारी का पैतृक, वहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। और जो मन्नू अंसारी वो यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो मुख्तार अंसारी के शव को देखना चाहते हैं। जो उनका जनाजा निकलेगा उससे पहले, तो उन्होंने कहा है कि ये मौका मिलेगा। अभी अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है और परिवार के लोग हैं, तो करीबन 1 घंटे के बाद जो स्थानीय लोग हैं जो अंदर जाना चाहते हैं यहाँ पर, उनका शव जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि करीबन 1 घंटे के बाद ये आम लोगों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो गाजीपुर पुलिस है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब ना, उसके लिए यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय लोग भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जसप्रीत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दुकानें हैं वो भी लोगों ने बंद कर रखी हैं। आज भी यहाँ पर सब्जी मंडी है वो पूरी बंद हो रखी है और करीबन कोशिश की जा रही कि जो कुछ रस्में होती हैं सुपुर्दे खाक के पहले की, वो जब पूरी कर ली जाएंगी उसके बाद यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान है, जो उनका पुश्तैनी कब्रिस्तान है, वहाँ पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं गाजीपुर पुलिस के एक बड़े अधिकारी जो हैं वो अभी यहाँ पर मौका मुआयना करके यहाँ पर आए हैं और अपनी जो टीम है उसको भी यहाँ पर लगातार गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरह से जब यहाँ पर उनका जनाजा निकला जाएगा तो जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम दल बल जो है पुलिस का वो यहाँ पर है, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो जिले की डीएम है वो यहाँ, ये देखिए यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 9 बजे दर्शन शुरू होगा। जसप्रीत, देखिए यहाँ पर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है और सबको मौका भी दिया जाएगा। ये तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे सीधे। बिल्कुल, तो आनंद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मुख्तार अंसारी के घर के बाहर, जहां पर उसका शव रखा हुआ है और 8 बजे से दर्शन शुरू होंगे। परिवार के लोग जो भी हैं, जिनकी लिस्ट हमारे पास है, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो रहेंगे और उनके जान पहचान के लोग जो भी हैं, जो मिट्टी डालने की रस्म करना चाहते हैं, वो भी आएंगे। तैयारी पूरी हो। तो आनंद, हम अधिकारी को सुन रहे थे, जब मिट्टी डालने की रस्म होगी तो सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग शामिल रहेंगे, और कितनी टीमें इस वक्त पुलिस की वहां पर मौजूद है, क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? हम देख रहे हैं अनाउंसमेंट तो लगातार हो रही है, और क्या अपडेट है?
देखिए, सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और यही कुछ इस तरह की जो पुलिस फोर्स है वो कब्रिस्तान के बाहर भी मौजूद है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर थोड़ा भीड़ ना लगाएं और अंदर से जो मन्नू अंसारी हैं, उनके भतीजे हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है कि करीबन 9 बजे के आसपास जो मुख्तार अंसारी का शव है उनके दर्शन करने के लिए जो स्थानीय लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, उन्हें मौका दिया जाएगा। और पुलिस भी यहाँ पर लगातार अपील कर रही है कि जो शांति व्यवस्था है वो लोग यहाँ पे बनाए रखें। और देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भीड़ से अलग हटके। देखिए, ये जो रास्ता है, ये रास्ते से अगर आप आगे से राइट टर्न लेंगे तो उसके बाद करीबन 500 मीटर पर ही वो कब्रिस्तान है अंसारी परिवार का, जहाँ पर कि उनके दादा परदादा, उनके पिताजी, उनकी माँ, उन तमाम लोगों की वहाँ पर जो है कब्र वहाँ पर है। और हमने देखा कल से वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई दी कि किस तरह से वहाँ पर करीबन 7.5 फीट की कब्र जो है वो खोदी गई थी। और स्थानीय लोग जो है उन्होंने यहाँ पे दुकानें जसप्रीत सारी बंद कर रखी। कल भी ये सारी दुकानें बंद थी, तो कोशिश की रही कि 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक जो है उनका जो शव है और जो उनका जनाजा है वो उस कब्रिस्तान तक ले जाया जाए, कालीबाग जिसका नाम है कब्रिस्तान का, और उसके बाद जो है सुपुर्दे खाक की कार्रवाई जो है वो की जाए। बिल्कुल आनंद, आप रहिए हमारे साथ। तो आज ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और उस बीच घर वाले मुख्तार अंसारी के क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। सब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो वो कोई किसी से बदतमीजी या जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, सब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो वो कोई किसी से बदतमीजी या जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। आनंद, हम परिवार वालों को भी सुन रहे थे, जो रिश्तेदार हैं मुख्तार अंसारी के, वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मर्यादा बनाए रखें, किसी भी तरह से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। ये अपील भी है और ये देखने को भी मिल रहा है ग्राउंड पर। देखिए जसप्रीत, बिल्कुल कल भी घर के बाहर इसी तरह का नज़ारा था। जो दुकानदार थे उन्होंने कहा था कि हमारे नेता हैं, रॉबिन हुड हैं। अलग अलग प्रतिक्रिया जो है मुख्तार अंसारी को लेकर आई थी। वहीं राजनीति